नमस्कार दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं देश के 4 बड़े रेल हादसे। दोस्तों अभी 2000 जून को उड़ीसा में रेल हादसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, जो बहुत लोगों की जान ले चुका है और कुछ लोग घायल अवस्थिति में हैं। तो दोस्तों 275 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस रेल हादसे में और 900 प्लस लोग इस रेल हादसे में घायल हो चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ रेल बड़े हादसों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और जो अभी हाल ही में रेल हादसा हुआ है उनके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ। तो दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं। हादसे से पहले दोस्तों जो अभी हाल ही में 2 जून को बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ है उनके बारे में चर्चा करते हैं। हादसे से पहले का कुछ ऐसा सीन था। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो 12841 नंबर की ट्रेन है, जो शालीमार से चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस 2 जून की शाम 6:37 अपने सही समय पर बालासोर पहुंची। अगला स्टेशन भद्रक था, जहां ट्रेन को 7:40 बजे पहुंचना था। ठीक है साथियों। दोस्तों जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो शालीमार से चेन्नई जा रही थी। ठीक है। बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट, ये ट्रेन बेंगलुरु से हावड़ा जा रही थी। बेंगलुरु से हावड़ा जाने वाली बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट शाम करीब 6:30 बजे भद्रक स्टेशन पहुंची। ट्रेन 3.3 घंटे देरी से चल रही थी। इस ट्रेन का अगला स्टेशन बालासोर था। दोस्तों ये आप देख रहे हो, ये हावड़ा और बहानगा। दोस्तों बालासोर और भद्रक स्टेशन यहाँ पड़ते हैं और हावड़ा और बहानगा के बीच में जो बहानगा एक ही जगह है, उस जगह के स्थान पर यह रेल दुर्घटना हुई है। बालासोर और भद्रक रेलवे स्टेशनों के बीच एक जगह है बहानगा। 2 जून की शाम करीब 7 बजे यहाँ रेल हादसा हुआ, जो बहुत बड़ा रेल हादसे है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। देखो दोस्तों कुछ हमने फ़ोटो ली है, उन फ़ोटो के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। दोस्तों जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो उनको जाना तो था सीधे, और वहाँ से ये लूप लाइन है जहाँ पर मालगाड़ी खड़ी है। ठीक है साथियों। तो इस कोरोमंडल एक्सप्रेस को सीधे रास्ते जाना था, लेकिन सिग्नल सिस्टम फेलोयर से यह जो लूप लाइन है उसमें प्रवेश कर गई और आगे खड़े मालगाड़ी से इसका टकराव हो गया। ठीक है साथियों। जैसे ही दोस्तों दूसरी तरफ लूप लाइन है उसमें भी मालगाड़ी खड़ी थी और बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट इनके पास से गुजर रही थी। तो जैसे ही कोरोमंडल एक्सप्रेस का मालगाड़ी से भिड़ाव हुआ, उस टाइम कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे उछलकर बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट रेल के ऊपर गिर गए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे समझ पाओगे आप। देखो दोस्तों कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो मालगाड़ी से जाकर टकराई और कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे जो हावड़ा बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट थी उनके पिछले डिब्बों से टकरा गए, जिसमें 3 डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए बेंगलुरु सुपरफास्ट का। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। हादसा कैसे हुआ।
देखते हैं दोस्तों हादसा कैसे हुआ। शाम करीब 6:50 128 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन की बजाय लूप लाइन में घुस गई और वहां खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। ठीक है साथियों, जिसको आप फोटो में देख सकते हो। कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे मालगाड़ी और कुछ बगल के ट्रैक में बिखर गए, जिनसे बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस का टकराव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ भारत में और बड़े रेल हादसे हो चुके हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। देश के 4 बड़े रेल हादसे। 6 जून 1981 को एक रेल हादसा हुआ था जो बिहार में हुआ था। बिहार में पुल पार करते समय एक पैसेंजर ट्रेन बागमती नदी में गिर गई थी, जिसमें 750 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह भारत का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है जो दोस्तों 6 जून 1981 को हुआ था। इनके बारे में हम आगे विस्तार से और चर्चा करेंगे। तो ये एक पैसेंजर ट्रेन थी जो बिहार के पुल पार करते समय बागमती नदी में गिर गई थी, जहां 750 लोगों की मृत्यु हो गई थी। दूसरा हादसा है 20 अगस्त 1995 को फिरोजाबाद के पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस खड़ी कालिंदी एक्सप्रेस से टकरा गई। इस हादसे में 305 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ठीक है साथियों, ये कहाँ पर हुआ था? फिरोजपुर के पास। 2 अगस्त 1999 को एक रेल हादसा हुआ था। ब्रह्मपुत्र मेल उत्तर रेलवे के कटिहार डिवीजन के गेसल स्टेशन पर खड़ी अवध असम एक्सप्रेस से टकरा गई, जिसमें 285 से अधिक लोग मारे गए थे। ठीक है। 26 नवंबर 1998 को चौथा एक रेल हादसा हुआ था। जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस पंजाब से गोल्डन टेम्पल मेल के पटरी से उतरे 3 डिब्बों से टकरा गई थी, जिसमें 212 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है साथियों, जो 6 जून 1981 को रेल हादसा हुआ था उसमें 750 लोगों की जान गई थी। 20 अगस्त 1995 को हादसा हुआ था, उसमें 305 लोगों की जान गई थी। और 2 अगस्त 1999 में 285 लोग मारे गए थे। और 26 नवंबर 1988 को 200 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और ये जो उड़ीसा वाला रेल हादसा है वो 5 नंबर का है। उसमें जो 2 जून 2023, ठीक है साथियों, 2 जून 2023 को जो ये रेल हादसा हुआ, यह 5 नंबर का रेल हादसा है, जिसमें करीब 280 लोगों के आसपास मृत्यु हुई है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। इंटरलॉकिंग सिस्टम। दोस्तों इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है उनके बारे में देखते हैं। 3 कंपोनेंट के सारे काम करता है इंटरलॉकिंग सिस्टम। सिग्नल 1, ट्रैक पर ट्रेन की पोजीशन के आधार पर सिग्नल दिया जाता है। ट्रेन खाली है तो ग्रीन सिग्नल। ट्रैक खाली है, अगर रेल की सीधी सी भाषा में पटरी अगर खाली है तो ग्रीन सिग्नल दिया जाता है कि भाई चलो कोई इशू नहीं है। ठीक है। और अगर आगे ट्रेन खड़ी है तो लाल सिग्नल या रेड सिग्नल दिया जाता है। ठीक है। ट्रैक ऑक्यूपेंसी सेंसिंग डिवाइस, इसके ज़रिए ट्रैक पर ट्रेनों की पोजीशन का पता लगाया जाता है। आमतौर पर ट्रैक पर सेंसर लगाए जाते हैं जो ट्रेन के पहियों को डिटेक्ट करती रहती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, यह ट्रेन का ट्रैक डिसाइड करने में इस्तेमाल होता है। ठीक है। पॉइंट के जरिए ही ट्रेन को एक से दूसरे ट्रैक में स्विच किया जा सकता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं।
दोस्तों खबर से जुड़ा कुछ जीके है उनके बारे में चर्चा करते हैं। रेल हादसे को बचाने के लिए भारत ने कवच सिस्टम तैयार किया था। हम आपको कवच सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। कवच टेक्नोलॉजी को देश के 3 वेंडर्स के साथ मिलाकर RDSO ने डेवलप किया है। यह टेक्निक एक निश्चित दूरी के अंदर उसी ट्रैक पर दूसरी ट्रेन का पता लगाती है, जिसके बाद ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं। यह ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और रेडियो कम्युनिकेशन से लैस होती है। कवच को SIL 4 ग्रेडिंग दी गई है। यह किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम का हाईएस्ट लेवल होता है। SPAD टेस्ट में देखा गया कि रेड सिग्नल सामने होने पर कवच इंजन को भी आगे बढ़ने नहीं दे रहा। कवच को 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए अप्रूव किया गया है। LC गेट्स पास आते ही ड्राइवर के बिना कवच अपने आप सीटी बजाना शुरू कर देता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2022 में इस सुरक्षा सिस्टम की टेस्टिंग के लिए खुद ट्रेन में सवार हुए थे। टेस्टिंग के दौरान दूसरा इंजन सामने आया और कवच ने उसे रोक दिया। ठीक है, कवच ने उसे रोक दिया। ठीक है साथियों, जो कवच सिस्टम है उनके बारे में ये चर्चा किए हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग EI सिस्टम ट्रेन के लिए पटरियों को बदलने का काम करता है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं क्या है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से ट्रेन के लिए पटरी बदली जाती है। यह रेलवे नेटवर्क पर ट्रेनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने का काम करता है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम के जरिए चलता है जो ट्रेनों के दिए जाने वाले सिग्नल, ट्रैक सर्किट की निगरानी और ट्रेनों को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसी सिस्टम के जरिए ट्रेन का ट्रैक तय होता है ताकि 2 ट्रेनों की टक्कर रोकी जा सके। इसे स्टेशनों पर बने कंट्रोल रूम मैनेज करते रहते हैं। ट्रैक सर्किट और सेंसर की मदद से इंटरलॉकिंग सिस्टम नेटवर्क में दोनों की पोजीशन और स्पीड का पता लगाया जाता है। इंटरलॉकिंग सिस्टम ऑपरेटरों को स्विच और सिग्नल के जरिए ट्रेन का रूट सेट करने और कंट्रोल करने की परमिशन देता है। यह रेलवे सिग्नल को भी कंट्रोल करता है। हरी या लाल बत्ती से ट्रेन के लोको पायलट को आगे जाने की जानकारी मिलती रहती है। EI इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम रिसोर्ट मॉनिटरिंग और कंट्रोल को सपोर्ट करता है, जिससे ऑपरेटर्स को इसे एक्सेस और मैनेज करने की सुविधा उपलब्ध मिलती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों आज ही के दिन 6 जून को ये एक ट्रेन हादसा हुआ था, उनके बारे में कुछ हम चर्चा करने वाले हैं। 6 जून 1981 को आज ही के दिन बिहार के मानसी से सहरसा जा रहे पैसेंजर ट्रेन बागमती नदी में गिर गई थी। हादसे में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। 9 डिब्बों की ट्रेन पुल से गुजर रही थी, तभी एक झटका लगा और ट्रेन के 7 डिब्बे नदी में जा गिरे। गोताखोर नदी से सिर्फ 286 शव ही निकाल पाए। ट्रेन नदी में क्यों गिरी, इसके पीछे 2 वजह बताई जाती हैं। पहली ये कि ट्रेन के सामने गाय या भैंस आ गई थी, जिसे बचाने के लिए ड्राइवर ने ब्रेक लगाए। दूसरी ये कि ट्रेन के खिड़की दरवाजे सब बंद थे, इसलिए तेज़ आंधी तूफान का पूरा दबाव ट्रेन पर
पड़ा और ट्रेन नदी में गिर गई। तो दोस्तों इसका अभी क्लियरिटी पता नहीं चला है कि ये हादसा कैसे हुआ था और ट्रेन नदी में कैसे किस कारण गिरी थी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो और ऐसे ही हम आपके लिए नए नए विषय पर नए नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों जल्द ही हम आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आ रहे हैं। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।